चलिए इस वीडियो में कोशिका के काफ़ी महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जानेंगे। ये कोशिका के अंगों के बारे में लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पश्चाभ जिसे सिलिया कहते हैं, कशाभिका जिसे फ्लैजिला कहते हैं, ये कोशिका के गतिकीय अंग यानी लोकोमोटिव अंग कहलाता है। क्योंकि ये कोशिका के बाहर होता है और ये मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए इसे कोशिका का गतिकीय अंग कहते हैं। दूसरा तारकाय है जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। ये दो सिलिंड्रिकल बेलनाकार तारा केंद्र से बना हुआ होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी समकोण पर होते हैं। आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, इसका मैं एक इमेज लगा दूंगा। ये पश्चाभिका और कशाभिका का ही आधार काय बनाता है, इसी से सिलिया और फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। और तीसरा कोशिका का केंद्रक है जो कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसी में गुणसूत्र पाया जाता है। और पांचवा माइक्रो बॉडी जिसे सूक्ष्म काय कहते हैं, ये कोशिका द्रव में झिल्ली से घिरे हुए थैली के रूप में होते हैं और इसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं जो प्रोटीन और अन्य पदार्थों के संश्लेषण के काम में आते हैं। पश्चाभ जिसे सिलिया कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली के ऊपर रोम की तरह निकले हुए होते हैं। पश्चाभ और कशाभिका सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। पश्चाभ यानी कि सिलिया कोशिका के ऊपर छोटे छोटे रोम की तरह निकला हुआ होता है। ये चौपू की तरह काम करता है। जिस तरह नावों में चौपू आसपास के पानी को हटाता है, उसी तरह कोशिकाओं में सिलिया आसपास के पदार्थों को हटाने का काम करता है। सिलिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरियाओं में और पैरामीशिया में पूरे सेल के ऊपर पाया जाता है और बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि जंतुओं के श्वास नली में अंदर की कोशिकाओं में सिलिया होता है जो फेफड़े में बन रहे म्यूकस और सांस लेने पर आए हुए धूल कणों को बाहर लगातार निकालता रहता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, श्वास नली के अंदर की कोशिकाओं एपिथेलियम में छोटे छोटे रोम की तरह निकली हुई होती हैं जो लगातार म्यूकस को बाहर निकालती रहती हैं। पश्चाभी का श्वास नली के अलावा फैलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है जो अंडाणु को गति करने में सहायक होता है। सिलिया रोम की तरह छोटा छोटा होता है, लेकिन कशाभिका यानी फ्लैजिला ये लंबा पूंछ की तरह होता है जो कोशिका को गति करने में मदद करता है। फ्लैजिला सिर्फ मानव के स्पर्म में पाया जाता है जो उसे तेजी से गति करने में मदद करता है और ये बैक्टीरियाओं में खासकर पाया जाता है। बैक्टीरियाओं में पाए जाने वाले फ्लैजिला में और जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले फ्लैजिला के संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। सिलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना एक जैसा होता है। आप इसका अनुप्रस्थ काट को देख सकते हैं जिसमें बीच में दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और ये बाहरी प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर वाले बीच के कोर को अक्षसूत्र कहते हैं जिसमें बहुत सारी पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ट्यूबुलर प्रोटीन हमेशा ट्यूब के शेप में ही होते हैं। आप इसकी आंतरिक संरचना में देख सकते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल दो दो के जोड़े में होते हैं जो एक दूसरे से अंतर सेतु से जुड़े हुए होते हैं और इसके अंदर वाले भी माइक्रोट्यूब्यूल एक सेतु से जुड़े हुए होते हैं और इसके डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से अड़ियल डंडा की तरह निकला हुआ होता है जिसे रेडियल स्पोक कहते हैं। इसके बीच के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल केंद्रीय आवरण से ढके हुए होते हैं। इनके रेडियल स्पोक और केंद्रीय आवरण और ये जो अंतर सेतुक हैं, ये सभी प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये जो आप दो दो डंडे की तरह देख रहे हैं, इसे नेक्सिन कहते हैं। इन्हीं में मूवमेंट होने के कारण पूरी फ्लैजिला में गति हो पाता है। फ्लैजिला का आधार का यानी कि बेसल बॉडी सेंट्रोसोम ही बनाता है, यानी ये सेंट्रोसोम से ही निकला हुआ होता है। तारका यानी सेंट्रोसोम ये कोशिका द्रव में केंद्रक के पास ही पाया जाता है जो तारे की तरह चमकीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे तारकाय का नाम दिया गया। तारकाय दो सिलिंड्रिकल बेलनाकार तारक केंद्र से बना हुआ होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी समकोण पर स्थित होते हैं। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल तीन तीन के समूह में होते हैं जो इसके अव्यवस्थित होते हैं। ये भी ट्यूबुलर प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। इसके ए और सी के बीच एक सेतु होता है जिसे एसी लिंकर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ए बी और सी हैं और ये भी एक दूसरे से प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं और इसके बीच के भाग को धुरी कहते हैं। ये बिल्कुल बैलगाड़ी के पहिए की तरह होते हैं या फिर जो घिरनी होती है जिससे बच्चे खेलते हैं उसकी तरह दिखाई देता है। तारकाय अक्रिस्टलीय द्रव से घिरा हुआ होता है जिसका संपर्क कोशिका द्रव से लगातार रहता है। तारकाय से ही कोशिका विभाजन के समय तारक रश्मियां निकलती हैं
जिसे इंग्लिश में स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर ही गुणसूत्र से चिपक कर उसे अलग करता है। इस तरह से ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। हालांकि कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक निभाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसमें केंद्रक द्रव भरा हुआ होता है जिसमें धागा की तरह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए क्रोमेटिन धागा के रूप में होता है। केंद्रक में भी राइबोसोम पाया जाता है। केंद्रक द्रव में एक घना क्षेत्र होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में ही आरएनए का निर्माण होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो कोशिकाएं ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं उनमें केंद्रिका एक से अधिक होती हैं। किसी किसी कोशिकाओं में तो केंद्रिका 1000 तक होती है। केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका विभाजन के समय जो डीएनए पदार्थ क्रोमेटिन धागा के रूप में होता है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसके दोनों झिल्लियों के बीच कुछ गैप होता है जो 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर तक का होता है। इसके दोनों झिल्लियां केंद्रक छिद्र पर जुड़ी हुई होती हैं। इसी छिद्र से आरएनए और प्रोटीन का आवागमन कोशिका द्रव से और केंद्रक द्रव में आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक को यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें डीएनए पदार्थ क्रोमेटिन धागे के रूप में होता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए पदार्थ क्रोमेटिन धागा के रूप में ही होता है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये बहुत ही घना होके इस तरह के स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ये दो अर्ध गुणसूत्रों से बना हुआ होता है जो एक बिंदु पर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसके ये संकीर्ण वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पे दो प्रोटीन चिपके हुए होते हैं जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इसी काइनेटोकोर पर कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर आकर चिपक जाते हैं और इसे अलग कर देते हैं। क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है जिसे हिंदी में गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, इसके उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जिस क्रोमोसोम पर गुणसूत्र बिंदु बीच में पाया जाता है उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं और जिस पर ये गुणसूत्र बिंदु बीच से थोड़ा सा हटके होते हैं उसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं और जिस पर ये बिंदु थोड़ा किनारे पर पाया जाता है उसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं और जिस पर ये बिल्कुल किनारे पर होता है उसे फिबोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम दो अर्धगुणसूत्रों से बना हुआ होता है जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। इसके एक अर्धगुणसूत्र को क्रोमेटिड कहते हैं। इसके ये वाला एक भुजा क्रोमेटिड कहलाता है। मानव कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम करीब 2 मीटर लंबा यानी 6 फुट 46 गुणसूत्रों में होता है, लेकिन इसे उभार कर खींच कर लंबा करने पर यह बहुत ही लंबा होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है जिस पर डीएनए पदार्थ लपटा हुआ रहता है। इसको आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं क्रोमोसोम को कि ये किस तरह से खींचने पर क्रोमेटिन धागा निकलता है। फिर क्रोमेटिन धागा को खींचने पर उसमें हिस्टोन डीएनए पदार्थ से लिपटा हुआ रहता है और फिर उसे भी खींचने पर डीएनए बनता है। यह डीएनए पदार्थ ही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए पदार्थ में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है जो ये तय करता है कि कोई जीव कितना बड़ा होगा और कब तक परिपक्व होगा और ये कब मर जाएगा। इसीलिए डीएनए पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और डीएनए पदार्थ के ही क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ले जाता है। डीएनए के संरचना के बारे में डिटेल से किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।